नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी वार्ता यूट्यूब चैनल। तो हम सभी लोग भक्तिकाल की प्रश्नोत्तरी को हल कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज भाग 6। चलिए बहुत अधिक समय न लेते हुए सीधे अपने प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, क्या है आज का पहला प्रश्न। क्या है? जही पंखी के नियर हुई, कलर चेंज कर लेता हूँ। काहे विरह कै बात, सोई पंखी जाई जर, तरिवर होए निपात। ठीक, तो क्या है? आचार्य शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है, यानी आचार्य शुक्ल क्या मानते हैं इन पंक्तियों में? क्या है? प्रकृति का सुरम्य चित्रण है? बिल्कुल नहीं है। ऊहात्मक पद्धति है? थोड़ा थोड़ा लग रहा है। विरह ताप की विशद व्यंजना है? बिल्कुल है। अलंकार की का उत्कृष्ट उदाहरण है? ऐसा भी कुछ नहीं है। आचार्य शुक्ल क्या मानते हैं? देखिए, विरह ताप की विशद व्यंजना तो है ही, लेकिन यहाँ पर क्या है? आचार्य शुक्ल मानते हैं कि जो ये पंक्तियाँ हैं, ठीक, इनमें क्या है? ऊहात्मक पद्धति है। ऊहात्मक पद्धति से तात्पर्य है कि बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात की गई है, यानी कि अतिशयोक्ति की अति प्रधानता है। जैसे अगर आप इसका अर्थ देखिए, जही पंखी पंखी के नियर हुई, कहे विरह के बाद, अर्थात विरहिणी पक्षी से अपनी बात कह रही है। ठीक है, पंक्तियाँ किसकी हैं आप जान लीजिए। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? पद्मावत की हैं। ठीक है ना। और पद्मावत में क्या है? ये नागमती वियोग खंड से है पहली चीज तो। ठीक है, क्या है आप जानिए? पद्मावत। ठीक, और पद्मावत के बाद जो है नागमती वियोग खंड। ठीक है ना, समझ में आया होगा आपको। तो ये चीज हो गई। ठीक है ना, नागमती वियोग खंड की है। तो अब क्या है कि सोई पंखी जाई जर तरवर हो, यानी कि वह पक्षी को अपना संदेश देती हैं कि जा करके राजा से कह देना जाके, और प्रियतम से कह देना जाके। तो क्या है? पक्षी संदेश लेकर के जाता है, लेकिन वह पहुंच नहीं पाता है, वह जल जाता है विरह के ताप से। और जिस डाल पर या जिस वृक्ष पर वह बैठा होता है, तरवर मीन्स क्या होता है? वृक्ष, वह भी जल जाता है। तो यह कितना भी मतलब जो है ऊहात्मक है, हास्यास्पद हो जाता है विरह यहाँ पर। इसलिए आचार्य शुक्ल क्या मानते हैं? ऊहात्मक पद्धति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्यू से कहेउ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनि बिरह जरिमुई, तहिक धुआं हम लाग। ठीक, अर्थात क्या है कि हे भौरा हे काग, यानी कि भंवरे से और कौवे से जो है क्या अपना संदेश कह रही है। क्या कहती है विरहिणी? कि प्यू से, यानी कि पिया से यह संदेश कहना, और तहिक धुआं हम लाग, और इसी विरह ताप में जो मैं जल गई हूँ, उसी के धुएं से हम काले हो गए हैं। अर्थात भंवरा और कौवा के लिए संबोधन है कि तुम कहना कि आपकी प्रियतमा जल करके काली हुई है, राख हुई है, उसी के राख से हम, उसी के धुएं के लगने से काले हो गए हैं। ठीक है ना। तो क्या है? भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्या है? यह अलंकार का प्रभाव है? नहीं है। रंग की समानता से यही संभव है? नहीं है। आवेग की दशा में यही उचित है। छंद की पाद पूर्ति हेतु किया गया है। तो यहाँ बिल्कुल सही बात है कि जब आवेग में होता है तो मनुष्य कुछ भी बड़बड़ाता है, तो आवेग की दशा है और इसमें यह उचित है। ये ऐसा आचार्य शुक्ल मानते हैं। अगला प्रश्न है, मन अति भयो हुलास, विगस जन को के किरण रवि, अरुण अधर तिय सधर, बिंब फल जान कीर छवि। उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख है? बताइए, किसके उल्लास का यहाँ पर उल्लेख किया गया है? पद्मावती की माता, पद्मावती के पिता, पद्मावती या पद्मावती की सहेली। ठीक है, क्या होगा यहाँ? यहाँ पर हो जाएगा पद्मावती। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पद्मावत
किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली हिंदी, अवधी, राजस्थानी या ब्रज भाषा? बताइए। जाहिर सी बात है अवधी में, और किसमें है? दोहा चौपाइयों में। ठीक है, कड़वकबद्ध शैली। ठीक है ना। चलिए अगला है, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? कामवती, उर्मिला, देवयानी या मुग्धा? तो बताइए, ज्ञानदीप किसका है? शेख नबी का। तो कौन है? देवयानी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है? जाहिर सी बात, अभी मैं पीछे देखिए बता भी गया। दोहा सोरठा है? बिल्कुल नहीं है। चौपाई दोहा है, चौपाई सोरठा है, दोहा सोरठा है। तो क्या बताया अभी हमने? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा दोहा चौपाई या चौपाई दोहा। ठीक है। अगला क्या है, हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा से देखिए क्या है, असंगत है। निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित हैं। यही गलत होना चाहिए, तो जरूरी नहीं है सभी। अगला देख लेते हैं, ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। बिल्कुल सही है। इनके पात्र मुख्यतः दो श्रेणियों मानवीय और मानवेतर के हैं। यह भी सही है। इन काव्यों की मूल भावना प्रेम है। यह भी सही है। तो यहाँ पहला ही है कि सभी प्रेमाख्यानक तत्सम शब्दावली प्रदान अवधी भाषा में, ये गलत है। ब्रज में भी है, तो यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इस पर फोकस करना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? अखरावत में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई हैं। ठीक है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। बिल्कुल सही है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। पद्मावत पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। तो आचार्य शुक्ल जो है इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं कि पद्मावत पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। यह बात वह उचित नहीं मानते हैं। ठीक है। उसमें जो है क्या कहते हैं, कल्पनात्मक तथ्यों का भी सहारा लिया गया है, कल्पना का भी समावेश है और प्रचुर मात्रा में है, इसलिए पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। ठीक, कुछ हैं। ठीक है। अगला है, मंझनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है देखेंगे। इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है। अगला है, इसमें 5 अर्धाली और चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग है। बताइए। तो फिर वही विषय आ रहा है कि इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, यह कथन सही नहीं है। आप एक चीज ध्यान दीजिए कि प्रेमाख्यानक काव्य जो भी हैं उनमें ऐतिहासिकता का समावेश तो मिलता है, लेकिन पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलते हैं। ठीक है। जैसे पद्मावत में बात की जाए, गुरु सुवा जही पंथ दिखावा, तो वहाँ पर ऐसा कुछ ऐतिहासिक रूप से ऐसा नहीं है। ठीक है ना। इसी प्रकार के अन्य जो भी प्रेमाख्यानक रचनाएं हैं, प्रेम की रचनाएं हैं, उनमें ऐतिहासिकता से विषय वस्तु ली गई है, लेकिन उसे अपने अनुसार कवियों ने, लेखकों ने कल्पना का जो है सहारा लेते हुए उसका ढांचा तैयार किया है। ठीक है ना। तो इस बात पर आप विशेष रूप से कि पूर्णतः ऐतिहासिक ग्रंथ न पद्मावत है, ना ही मधुमालती है, ना ही अन्य ग्रंथ भी जो प्रेमाख्यानक है पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं है। कुछ कुछ अंश ऐतिहासिक जरूर है। ठीक ना। अगला प्रश्न, अंगद पैज की रचना किसने की है? नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास, मलूकदास? बताइए। अंगद पैज बहुत इंपॉर्टेंट रचना है और इसी रचना के कारण आचार्य शुक्ल ने अंगद पैज की रचना के रचनाकार को भक्ति काल में रखा है या फुटकल में रख दिया है। ठीक है। तो कौन है? ईश्वर दास। यहाँ पर अंगद पैज के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ईश्वर दास। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मृगावती के रचनाकार। क्या प्रश्न है? मृगावती के रचनाकार हैं कौन है? मंजन, आलम, कुतुबन या मुल्ला दाऊद? बताइए।
तो मृगावती कुतुबन। ठीक है। अगला प्रश्न है, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। बताइए, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। ठीक है, बताइए किसकी रचना है, या इसमें 927 का ईस्वी सन क्या होगा। पहली चीज 927 का ईस्वी सन क्या होगा। ठीक है, तो ये जो 927 है, ठीक है, ये 927 क्या है, हिजरी संवत है। क्या है, हिजरी सन। ठीक, तो 927 कथा आरंभ करना, वैन कवि कहा अर्थात कथा आरंभ करना शुरू कर किया जाता है। ठीक, तो इसका ईस्वी सन क्या होगा, तो 1520 ईस्वी में पद्मावत का लेखन शुरू हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1520। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पद्मावत ने उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे। बताइए, कहाँ के राजा थे। तन चित्तौर मन राजा कीन्हा, अर्थात चित्तौड़गढ़। कहाँ के थे, चित्तौड़गढ़ के। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो क्या है, कुतुबन, उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम शाह। कुतुबन, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, या उस्मान। देखो कुतुबन सबसे पहले आएंगे। ठीक है, कुतुबन के बाद आएंगे उस्मान, उस्मान के बाद कासिम शाह, कासिम शाह के बाद नूर मोहम्मद सबसे बाद में आते हैं। तो नूर मोहम्मद सबसे बाद में आते हैं, देखो ये दो हो गया। ठीक, ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन कुतुबन सबसे पहले आते हैं, यहाँ तो उस्मान है। तो यहाँ पर फिर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह और नूर मोहम्मद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, मुल्ला दाऊद की भाषा। मुल्ला दाऊद की भाषा, तो मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है, बताइए कमेंट करके आप सभी लोग। पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि, या ठेठ अवधि। बताइए, मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधि। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। बताइए, सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए क्या है, अनुराग बांसुरी, मृगावती, ज्ञानदीप और इंद्रावती। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए अनुराग बांसुरी है। अनुराग बांसुरी का समय कितना आता है, 1764 आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद मृगावती का समय कितना आता है, 1503 आता है। कितना, 1503। ज्ञानदीप का फिर कितना आ जाता है, तो ज्ञानदीप का आ जाता है 1619। और इंद्रावती का कितना आ जाता है, तो 1744। ठीक है, तो अब आप बताइए कौन सा सही हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा, 1503, किसका, मृगावती। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, मृगावती, फिर ज्ञानदीप, फिर इंद्रावती और फिर अनुराग बांसुरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है। शरीकत, तरीकत, मारिफत, ना ना ना, मलकत नहीं है, मलकत नहीं है। ठीक है, क्या है, शरीकत, तरीकत, ये नहीं है। यहाँ पर होगा अगर, तो क्या होगा, शरीकत, तरीकत, हकीकत। क्या है, इसको क्रम से भी याद करिएगा, हकीकत, मारिफत। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम क्या है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पीछे कई बार देख रहे हैं, नूर मोहम्मद की रचनाएं आ रही हैं। तो अर्थात क्या है इससे कि यह महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या है, मधुमालती नहीं है, अनुराग बांसुरी है, चंद्रावती नहीं है लेकिन इंद्रावती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो ऑप्शन हो जाएंगे, बी और डी। ठीक है ना, क्या है, अनुराग बांसुरी और इंद्रावती, ये दोनों रचनाएं हैं, तो एक ऑप्शन और यहाँ होना चाहिए, बी एवं डी। ठीक, तो ऑप्शन ये आप जान लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है, बताइए। मधुमालती का है, मृगावती का है, चंदायन का है या पद्मावत का है। तो परंपरागत प्रश्न है, तो राघव चेतन हुई शैतानु। ठीक है, तो ये पद्मावत का पात्र हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, सूफी काव्य परंपरा की क्या सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो सर्वश्रेष्ठ रचना में कौन किसका नाम आता है, पद्मावत का नाम आएगा। ठीक है, चलिए जायसी कृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है, इस पर फोकस करना है। क्या है, तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो 1532 में शुरू होता है, 1532 की रचना है, और ये कब की है, 1520 की रचना आती है, 927 की। यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है, बिल्कुल सही है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है। ठीक है, इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, मैंने पहले ही कहा। ठीक है ना, मानस के अनुकरण पर नहीं है। ठीक ना, चलिए निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है, कवियों को रचनाओं के साथ। ठीक है, तो देखिए मिलाते हैं हम लोग, क्या है, तो सबसे पहले हम मिलाते हैं यहाँ पर जो हमें आएगी रचना। ठीक है, जो नहीं आएगी उसकी बात नहीं करेंगे, जो आएगी हम लोग उस पर पहले बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली रचना कौन सी है, उस्मान। ठीक, तो उस्मान की कौन सी रचना आएगी, तो उस्मान की रचना हो जाएगी चित्रावली। ठीक है, तो पहले का चौथा हो गया। नूर मोहम्मद की रचना हो जाएगी, पिछली हुई पढ़ रहे हैं, अनुराग बांसुरी हो गई, यही सही होगा, हाँ यही सही है। कुतुबन की रचना कौन सी हो जाएगी, बताइए। कुतुबन की रचना भी पढ़ के आए हम लोग, मृगावती। और कासिम शाह की हो जाएगी हंस जवाहिर, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए सही। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन थे, क्या पूछा है, हाजी बाबा के शिष्य, और हाजी बाबा शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में आते हैं। दो प्रश्न हो गए, तो हाजी बाबा के शिष्य कौन है यहाँ पर, मंझन, कुतुबन, जायसी या उस्मान, बताइए। तो कौन हो जाएंगे, उस्मान। उस्मान किसके शिष्य हैं, तो उस्मान हाजी बाबा के शिष्य हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है, सूफी कवियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, हम लोग इस पर बात करेंगे। तो क्या है, सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे, ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला देख लेते हैं, सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया है, बिल्कुल। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की है, बिल्कुल। ये दरबारी कवि नहीं है। ठीक है, सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, यह कथन यहाँ पर गलत है, और यही यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार, बहुत पूछी जा रही है रचना, अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है, नूर मोहम्मद है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। ठीक है, काव्यगत विशेषताएं ध्यान देना है, तो नक्षिक वर्णन, लोक सामान्य भावभूमि और प्रतीकात्मकता है, बिल्कुल सही है। 12 मासा का वर्णन है, बिल्कुल सही है। इतिहास और कल्पना का योग है, बिल्कुल सही है। मार्मिकता भी है, बिल्कुल सही है। नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन है, बिल्कुल विभाजन है। विरह वर्णन, मानवीय सहृदयता, नारी व्यवस्था। मसनवी शैली, श्रृंगार रस, प्रेम गाथा परंपरा की प्रौढ़ता। तो क्या पूछा है, इसमें असंगत विकल्प क्या है। ठीक है, तो बताइए असंगत विकल्प क्या है। यहाँ पर विरह वर्णन, मानवीय सहृदयता
और नारी की विवशता पद्मावत में देखने को नहीं मिलती है, विवश नहीं है नारी, ठीक है। और मानवीय सहृदयता का विरह वर्णन नहीं है, विरह वर्णन बहुत जो है बहुत ही अलग टाइप का है, ठीक है ना। तो हम लोग अभी पीछे एक उदाहरण देख चुके हैं, तहिक धुआं हम लाग, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग रिक्त स्थान के लिए किया है। किसके लिए किया है? नक्शिक वर्णन के लिए, विरह वर्णन के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए, या सौर चित्रण के लिए, या मसनवी शैली के लिए। तो बताइए कि 12 मासा पद्धति का प्रयोग किस लिए किया है? 12 मासा का वर्णन विरह वर्णन के लिए किया है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, ठीक है। अगला क्या है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? देखिए भाई कौन सा कथन असत्य है, ठीक है ना। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। यही गलत होगा, बिल्कुल यही गलत होगा। देख लेते हैं अगले भी। सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए। ओ बी वाला गलत होगा, मुक्तक काव्य में नहीं लिखे गए हैं, या तो सही हो सकता है। क्या, एक बार फिर से देखें। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक काव्य के रूप में लिखे गए हैं, यही आपका सही होगा। इसके आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम लोग, क्योंकि सूफी काव्य अधिकांशतः क्या लगभग सभी जो है मुक्तक काव्य में नहीं लिखे गए हैं, प्रबंध काव्य में लिखे गए हैं, ठीक, प्रबंधात्मक है। किसमें है? प्रबंधात्मक है। सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्य में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। बिल्कुल न्यूनाधिक मतलब न्यून से अधिक, कम से अधिक की ओर रहा है। तो यही ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? मृगावती, कुतुबन, पद्मावत, मलिक मोहम्मद, जायसी, मधुमालती, मंजन, आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद। यही वाला गलत है, क्योंकि आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद की ना होकर के किसकी है? जायसी की है। और आखिरी कलाम नाम से एक उपन्यास भी है। किसका है? किसका है? दूधनाथ सिंह का। ठीक, दूधनाथ सिंह का एक उपन्यास भी आता है आखिरी कलाम नाम से, ठीक है ना। अगला है, चंदायन की रचना कब हुई? बताइए कब हुई? 1379, 1503, 1540, 1370, 1379, 1503, 1540, 1370। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, मोहिका हंसे इसकी को हो रहे, इसके क्या तात्पर्य है? तो कुम्हार मुझे देखकर हंसता है, गलत। मेरे हंसने से क्रोधित हो गए, गलत। मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर, यहीं पर। अर्थात जो है क्या है कि मोहिका हंसे इसकी को हो रही, आप मुझ पर हंस रहे हैं या मुझे बनाने वाले कुम्हार पर। मैं तो एक मिट्टी का घड़ा समान हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न, पद्मावत की रचना शैली क्या है? मुक्त गीतात्मक शैली, संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध शैली, लोक गीतों की शैली, या फारसी की मसनवी शैली? जाहिर सी बात है ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, फारसी की मसनवी शैली, ठीक है। अगला प्रश्न है, जायसी की काव्य भाषा थी, कैसी थी? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, या राजस्थानी? बताइए। अवधी थी, ठीक है। अगला है, सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ। सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? चंदायन, मधुमालती, अनुराग बांसुरी, या मृगावती? ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक। अब चंदायन, मधुमालती भी नहीं है। अब बचा चंदायन और मृगावती में, क्योंकि चंदायन को सर्वमान्य परंपरा में माना गया और मृगावती को आचार्य शुक्ल मानते हैं। इसका समय 1503 आता है और चंदायन का समय कितना आता है, आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा चंदायन, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है तो करिए।
मृगावती किसकी है? मृगावती आई है कुतुबन के पास। सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वरदास की। चंदायन किसकी है? तो मुल्ला दाऊद की। हंसावली किसकी है? असाइद की। ठीक, तो यहाँ पहले का पांचवा ये हो गया, ये हो गया, यानी कि ये वाला और ये वाला। ठीक, दूसरे का दूसरा नहीं है, दूसरे का पहला होगा तो ये वाला, तीसरे का दूसरा हो जाएगा ये वाला, चौथे का तीसरा ये वाला, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जायसी के 12मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर नहीं, पर ध्यान दीजिए। अगला है, यह वियोग प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है। अगला है, यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है, यहीं पर आप टिक कर लीजिए। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है, बिल्कुल किया है। अब यहाँ पर देखिए कि यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। चढ़ा आषाढ़ गगन बन बाजा, चैत्र मास से न प्रारंभ होकर के कहाँ से प्रारंभ होता है? तो जायसी के 12मासा कहाँ से? आषाढ़ से। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न, निम्नांकित कवियों को उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में से कौन सा युग्म असंगत है? जायसी चढ़ा आषाढ़ गगन गन बाजा सही है। सूरदास भज मन चरण कमल अविनाशी, क्या थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इस पर हम लोग करेंगे। कबीर का है आंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ नियार नियार, ठीक है। बिहारी अजो त्वरौना ही रहे सुत सेवक एक रंग, ठीक है। भजमन चरण कमल अविनाशी, यह पंक्ति सूरदास की नहीं है, इसी को आप लोग सही लगाएंगे। यह पंक्ति किसकी है? तो मीराबाई की है। किसकी है? मीराबाई की है। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्या है? प्यू वियोग अस बाउर जीव, पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ क्या? बाउर शब्द का विधवा गलत है, ग्रामीण स्त्री नहीं, पगली होगा, रोग स्त्री तो रोगी हो गई। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बहुत सरल क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है? बहुत सरल क्वेश्चन। आखिरी कलाम, अकरावत, चित्ररेखा, मधुमालती। तो ऊपर की तीनों रचनाएं जो है मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। मधुमालती मंझन की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? अहमद शाह के, हुसैन शाह के, कुतुब शाह के या शेर शाह के? तो ये भी प्रश्न आप जान लीजिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनाइए कि कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे, क्योंकि सूफी काव्यों की परंपरा है कि अधिकांशतः कभी आश्रित नहीं थे, लेकिन कुतुबन आश्रित थे। और किसके आश्रित थे? तो हुसैन शाह के आश्रित थे। ठीक है, अगला है, पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? तो गुरु का प्रतीक कौन है? पूछना ही नहीं, गुरु सुवा जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। तो सुवा है, क्या है? सुवा मीन्स क्या होता है? तोता। ठीक है ना, तो क्या है? पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? तोता। बात समझ में आई? प्रतीक योजना भी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, क्या है? पूरी अगर पंक्ति आप देखेंगे, तंचित और मन राजा कीन्हा, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुवाज ही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से जायसी की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? पद्मावत, अकरावत, इंद्रावती या आखिरी कलाम। ठीक, तो जायसी की रचना फिर कौन सी नहीं है? तो इंद्रावती नहीं है। कौन सी? इंद्रावती। किसकी है? नूर मोहम्मद की। नूर मोहम्मद, ये खूब रचना पूछी जा रही है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट बनाइएगा। ठीक है, इंद्रावती किसकी है? नूर मोहम्मद की। चलिए अगला प्रश्न क्या है? पद्मावत में रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? कमलावती, नागमती, वेदवती, मृगावती। तो बताइए क्या है? नागमती। ठीक है ना, क्या होगा? नागमती। चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? ठीक है, तंचित उर्मन राजा की ना, ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना, तो है ही।
अब भूरी चकोर दीठ मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा। बताइए, दिखावा। ठीक, ये पंक्ति है क्या? कौन सी पद्मावत की नहीं है? ठीक ना, इस पे ध्यान देना है। तो ये भी है। मधुकर हंस हंसी समुझाए, सौह देह बूझति सांझ न हासी। ओह मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहा पुरुष भल होई। देखिए आप सॉरी, आप देखिए कि सबसे पहले अगर आपको पंक्ति नहीं समझ में आ रही है इसमें, तो ये देखिए कि बाकी सब में आपको चौपाइयों की अर्धालियाँ समझ में आ रही हैं, लेकिन मधुकर हंस समुझाए, सौह दय बूझति सांझ न हासी, ये दोहा टाइप में लग रहा है। ठीक है ना, तो यही नहीं है। ठीक, और यह क्या है? मधुकर हंस समझाए, यह पंक्ति आपकी जो है उसकी जाएगी नाग योग वर्णन में, जो है क्या कहते हैं, सूरदास के यहाँ जा सकती है। ठीक है ना, तो इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये भ्रमर गीत की है, सूरसागर की। ठीक है ना, चलिए, तो ये नहीं है। अगला है, छार उठाए लीन एक मूठी, मूठी है, टाइपिंग मिस्टेक है, मूठी दीन उड़ाई पृथ्वी, पृथ्वी। ठीक, ये जो टाइपिंग मिस्टेक है आप लोग सही कर लेंगे कि छार उठाए लीन एक मूठी, दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो जाहिर सी बात है, आपको पता है, यह पंक्ति पद्मावत की है। ठीक है ना, इसमें कोई शक और संदेह की स्थिति नहीं है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? बताइए। सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती, हंसा। देखिए क्या है कि रामचंद्र शुक्ल जो मानते हैं, सर्वमान्य परंपरा अलग है, लेकिन आचार्य शुक्ल सर्वमान्य परंपरा से थोड़ा सा हटके एक रचना को मानते हैं कि यह रचना जो है सूफी प्रेमाख्यान काव्य की पहली रचना होनी चाहिए। ठीक है, यह आचार्य शुक्ल का मत है। तो कौन सी होनी चाहिए? बताइए आप सभी लोग। सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती या हंसावली? तो बताइए। तो कुतुबन की मृगावती को आचार्य शुक्ल जो है मानते हैं पहली रचना। अगला है, निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है, कौन सी है? हंस जवाहिर, चंदायन, सत्यवती कथा या मृगावती? तो कासिम शाह की रचना कौन सी है? तो कासिम शाह की रचना आ जाएगी यहाँ पर हंस जवाहिर। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? इसमें प्रेम के लोक धर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। ठीक है, बिल्कुल हुआ। इसमें दोहा चौपाई शैली अपनाई गई है, बिल्कुल सही है। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है, बिल्कुल सही है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, यह गलत है, बहुत प्रौढ़ और गंभीर है। बस प्रतीकात्मकता का प्रयोग या कहीं कहीं अतिशयोक्ति, अति अतिशयोक्ति के रूप में दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है? तो बताइए। सबसे अभी वही पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राम भक्ति काव्यधारा नहीं, सूफी काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा या ज्ञानाश्रय काव्यधारा? बताइए। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न हो जाएगा, सूफी काव्यधारा में क्या परमात्मा किसको माना गया है? स्त्री को, और आत्मा किसको? पुरुष को। ये ध्यान रखिएगा, इस लाइन को बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए, पूछा जाता है। ठीक है ना, तो सूफी काव्यधारा में। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, हिंदू मग पर पांव न राख्यो, का बहुते जो हिंदी भाख्यो, ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? तो आप बोली बताइए कौन सी? ब्रज है? नहीं है। भोजपुरी है? नहीं है। अवधी है? बिल्कुल है। और बुंदेली नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही हो गया। तो आज के लिए इतना ही। 50 प्रश्न आपको कैसे लगे, ये प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लग रही है, आप लोग ज़रूर बताएं। हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम आपके लिए और कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।